जग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। लेयर मुर्गी पालन से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। तुलसी की खेती करके हो सकते हैं मालामाल। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश की कृषि जगत में किसानों के लिए क्या क्या नया रहा है, आइए वो भी जानते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। आयोग 23 फसलों पर एमएसपी की सिफारिश जारी करता है। इसमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 कमर्शियल फसलें शामिल हैं। इन 23 फसलों में से 15 खरीफ फसलें हैं और शेष रबी की फसलें हैं। दरअसल मानसून के आगमन से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धान सहित कई फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। खास बात ये है कि खरीफ फसलों की एमएसपी में 3 से 6% की बढ़ोतरी की गई है। तुअर दाल की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इजाफा किया गया है। इस तरह अब तुअर दाल का भाव बढ़कर 7,000 रुपए हो गया है। वहीं उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 350 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 क्विंटल उड़द दाल का भाव 6,950 रुपए हो गया है। खास बात यह है कि मोटे अनाज की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मक्के की एमएसपी में 128 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की है। वर्ष 2023-24 के लिए फसल और उसकी एमएसपी पर, जिसमें सबसे पहले बात अनाज वाली फसल की। धान 2,183 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं ए ग्रेड धान 2,203 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार 3,180 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 3,846 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 2,090 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रहेगी। वहीं दलहनी फसलों में अरहर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 8,558 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 6,950 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रहेगी। तिलहनी फसलों में मूंगफली 6,377 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 6,760 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन 4,600 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 8,635 रुपए, रामतिल 7,734 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रहेगी और कपास पर 540 से 740 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई है। वहीं इस खबर से किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसानों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है।
साल भर खाए जाते हैं और इसकी मांग साल भर बनी रहती है। इसलिए लेयर मुर्गी पालन काफी लाभकारी व्यवसाय साबित हो रहा है। अगर इस व्यवसाय को सही जानकारी और सही तकनीकों के साथ किया जाए तो इससे किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जो विषय पे बात करेंगे वो है लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो किसानों के लिए काफ़ी लाभ सिद्धकारी है। इसकी हम अगर बात करें कि लेयर फार्मिंग होता क्या है, तो लेयर फार्मिंग का अर्थ है कि व्यावसायिक तौर पे अंडे देने वाली मुर्गियों का पालन करना। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अगर हम किसान भाई इसको व्यावसायिक तौर पे करना चाहेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा जो कि हमारे बिजनेस या हमारे व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेयर फार्मिंग में मुर्गियों की नस्लों का चुनाव, तो मुर्गियों की नस्लों का चुनाव की हम बात करें तो उसमें मुख्यतः 2 ग्रुपों में विभाजित किया गया है। पहला है वाइट लेइंग हैन और दूसरा है ब्राउन लेइंग हैन। जो वाइट लेइंग हैन है वो जो है क्या सामान्य मुर्गियों की तुलना में आकार में छोटी होती हैं तथा ये कम राशन खाती हैं और अन्य मुर्गियों की तुलना में इनमें जो अंडे देने की क्षमता अधिक होती है तथा ये मुर्गियां जो होती है सफ़ेद रंग का अंडा देती हैं। इनमें अगर हम नस्लों की बात करें तो इसमें मुख्य नस्लें हैं ईसा वाइट है, लेमैन वाइट है, निकचिक है एंड बॉबकॉक है। दूसरा ग्रुप की अगर हम बात करें ब्राउन लेइंग हैन, तो ब्राउन लेइंग हैन जो होती हैं इनके अंडों का आकार बड़ा होता है तथा अंडों का जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है। अंडे जो है ये अधिक मात्रा में देती हैं दूसरे मुर्गियों की तुलना। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इनमें जो मुख्य नस्लें हैं इसमें जो है ईसा ब्राउन है, लेमैन ब्राउन है और इसमें जो है इसके साथ साथ कुछ हम बैकयार्ड पोल्ट्री भी कर सकते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री की नस्लें भी ले सकते हैं जो हमारी देसी ब्रीड है, जैसे कि बनराजा है या जो है श्रीनिधि है या जो है हम कड़कनाथ है या सोनाली, इन सबको भी हम बैकयार्ड पोल्ट्री के फार्म करते हैं। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। चूजों की बात आती है, चूजों का चयन। तो चूजों की हम बात करें तो चूजों को देखरेख के लिए हम सबसे पहले जो चूजे हम लेकर आएंगे वो एक प्रमाणित सोर्स होना, प्रमाणित हैचरी सोर्स होना चाहिए या उस विश्वसनीय हैचरी की जगह से हमको चूजों का सिलेक्शन करना चाहिए। चूजा हम जब भी लें उसमें हमको ये देखना चाहिए कि चूजे स्वस्थ होना चाहिए और चूजों का जो वजन है वो 35 से 40 ग्राम से अधिक होना चाहिए। चूजे लाने के बाद हम उसको समय समय पर उन चूजों में टीकाकरण करना चाहिए, जिससे कि उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बनी रहे और आने वाले दिनों में कोई रोग बीमारी ना हो। जो लेयर फार्मिंग, इसमें मुख्यतः 3 स्टेज होती हैं। एक जो होती है वो ब्रूडिंग स्टेज, दूसरी होती है जो है
वो ग्रोइंग स्टेज और जो होती है वो फिर लेइंग स्टेज। जो ग्रोइंग स्टेज होती है वो चूजों को लाने के जो ब्रूडिंग स्टेज होती है वो चूजे को लाने के बाद स्टार्ट होती है। तो ये लगभग जो है 4 सप्ताह तक जो है चूजे की जो ग्रोइंग स्टेज रहती है। इसमें हम जो है स्टार्टर फीड देते हैं और इसको हम 4 सप्ताह तक जो है तापमान मेंटेन करके रहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो चूजे होते हैं वो अपनी तो शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। 4 सप्ताह के बाद इसमें जो है जो शरीर का तापमान है उसका जो है नियंत्रण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और इस समय जो हम फीड देते हैं वो जो है स्टार्टर फीड देते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। घर घर में मिलने वाली तुलसी की महिमा से शायद ही कोई अनजान हो। जहां एक और तुलसी की पूजा होती है, वहीं इसका औषधीय क्षेत्र में भी काफी योगदान है। तुलसी के सभी भागों जैसे जड़, पत्ती, तना, फूल और बीज का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जाता है और इसकी व्यावसायिक खेती करके किसान कम समय में ही लाखों की आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए तुलसी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार से। वैसे तो कहा गया है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है वही तुलसी है। तुलांग अस्यतीति नास्यतीति इति तुलसी, यानी यह ऐसा पौधा है जिसे बहुत से बहुत गंभीर बीमारियों में भी इसका उपचार किया जाता है। साथ ही घरेलू उपचार के लिए और जो अभी मार्केट में इसके अनेक असंख्य प्रोडक्ट आ रहे हैं। तुलसी की उपयोगिता को देखते हुए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज तुलसी की कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनमें बहुत सी विशेषताएं हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग भी है। इसकी खेती से आज किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसकी खेती करने से पहले बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इसकी जानकारी के लिए केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौष संस्थान लखनऊ में संपर्क करें या नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। अभी जैसे तुलसी के लिए जो पवित्र तुलसी है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम, जिसका पहले ओसिमम सेंक्टम नाम है, उसमें सीम आयु और सीम आंगन, ये 2 प्रजातियां जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड रेमेटिक प्लांट लखनऊ जो CSIR की संस्थान है उन्होंने बहुत पहले से रिलीज किया हुआ है। यह काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए मिट्टी, दोमट मिट्टी जरूरी है। इसमें जल जमाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और आप नर्सरी का जो बीज है वो पहले बेड में तैयार करना है। बेड आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना बेड आपका रहेगा उसी अनुसार से बीज की उसमें पहले सीडलिंग तैयार करने के लिए बुआई की जाती है। अगर आप 15 फीट 4 और 9 फीट के माप का आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अलग अलग बीज लगेंगे। और अगर किसी कारणवश उतने बड़े बेड आप नहीं बना पा रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में आप बेड को कम भी कर सकते हैं और आप अपनी अच्छे तरीके से बुआई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जब आप नर्सरी आपका तैयार हो जाता है तो कुछ दिन के पश्चात जब उसमें 5, 6, 7 पत्तियां निकलने लग जाएं तो फिर उसका पौधारोपण किया जाना चाहिए। साधारणतया 6 सप्ताह पुराने जिसमें सीडलिंग आ गए हैं उसको आप 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर अथवा 50 सेंटीमीटर से कहीं कहीं बताया जाता है कि ज़्यादा के स्पेसिंग में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 40 सेंटीमीटर से कम की स्पेसिंग इसमें प्रयुक्त ना की जाए।
तुलसी की फसल में बहुत से गुण होते हैं। इन गुण को बनाए रखने के लिए किसान को सलाह है कि तुलसी की फसल में किसी भी दशा में रासायनिक खादों या दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग करें। और जहां तक फर्टिलाइजर के डोजेस की बात है तो उसमें पहले से आपकी अगर जमीन की गुणवत्ता काफी अच्छी है तो उसकी आप जांच कर लें। वैसे कम से कम अगर आपने कभी नहीं शुरू किया हुआ है तो 10 टन से ऊपर अगर आप फार्म यार्ड मेन्योर का एक बार प्रयोग कर देते हैं तो आपके लिए ये काफी फायदेमंद होगा। अगर रोपाई के समय गोबर की खाद या अन्य जैविक खाद का प्रयोग किया गया है तो खड़ी फसल में पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फसल बरसात में लगाई जाती है तो सिंचाई की भी अधिक जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सितंबर माह के बाद सिंचाई करनी पड़ती है। बरसात में ध्यान दें कि खेत में पानी जमा न हो। फसल में किसी रोग या कीट की समस्या नहीं आती है, ऐसे में किसी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कम से कम 5-6 महीने के बाद ये फसल में पत्तियां जो है अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाती हैं और उस पत्तियों के में जितने ज़्यादा चमकीलापन आपको दिखाई पड़ने लगेगा, समझ में आना चाहिए कि पत्तियां मैच्योर हो रही हैं और उसमें अधिक से अधिक एसेंशियल ऑयल जो है इसका भरपूर मात्रा में मिलने की संभावना है। तब आप हार्वेस्टिंग करें और यह पीरियोडिकल हार्वेस्टिंग होगी, लेकिन साथ ही साथ खरपतवार का आपको पूरा ख्याल रखना होगा कि वहाँ किसी प्रकार के खरपतवार ना हो और किसी प्रकार के केमिकल का भी छिड़काव के लिए हम मनाही करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जैविक खेती में इस बात को पूरा ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार से उनके जो रासायनिक या अवयव हैं, उनके जो नेचुरल कंपोनेंट हैं, उसको किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त वो ना हो। और जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो 6 घंटे के भीतर ही पत्तियों का एसेंशियल ऑयल निकालने की प्रक्रिया आपको जारी कर देनी चाहिए। और बाद में अगर आपने बीज के लिए पौधा छोड़ा हुआ है तो बीज का अलग मार्केट है, पत्तियों का अलग मार्केट है। और ऑर्गेनिक तुलसी का एक टी के रूप में भी फार्मिंग स्टार्ट हुई है। फिर इसके यूजिनॉल कंपोनेंट तेल के लिए भी तो थोड़ा सा आपको और भी वैज्ञानिक अनुसंधान करने की जरूरत है। इस तरीके से वैज्ञानिक खेती करेंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों तो आपको अच्छी से अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है और आप अपना इस फील्ड में अपने राज्य में पशुपालन व्यवसाय बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन इन पशुओं में वक्त बेवक्त कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं और इन समस्याओं के चलते पशुपालकों को भारी नुकसान होता है। इन्हीं समस्याओं में से एक है पशुओं में स्ट्रेस यानी तनाव की समस्या, जिसके कारण पशु का उत्पादन गिर जाता है और पशुपालकों को पशु से जितना उत्पादन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो पशुओं में ये तनाव की समस्या क्यों आती है और इसका पशुओं के उत्पादन पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ एलन वर्मा से। कृषि के साथ साथ में पशुपालन सभी किसान करते हैं और कृषि के बाद पशुपालन से आय का उनका एक मुख्य साधन है। पशुओं में अत्यधिक तनाव भी होता है जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी कुप्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तनाव के कारण पशुओं को भूख भी कम हो जाती है, पाचन क्रिया पर सीधा असर होता है जिससे पशु को पतले दस्त होते हैं, गोबर कम आता है, कम खाने से पशु सूखने लगता है, उसके दूध उत्पादन पर असर पड़ता है। किसान भाइयों, तनाव की समस्या से अपने पशुओं को बचाने के लिए आपको सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो पशुओं के तनाव में आने के कौन कौन से कारण हैं और इनके बचाव के उपाय क्या है, आइए जानते हैं। अत्यधिक तनाव या ज्यादा तनाव होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें कि पशु के एक स्थान में बदलाव होना तनाव उत्पन्न करता है, ये भी एक कारण बनता है। नए स्थान में आने पर पशु को भी तनाव होता है। कई बार सामान्य स्थिति में कुछ दिन लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में पशु का विशेष ख्याल रखे, पशु के शरीर पर हाथ फिराए एवं उसे ज़्यादा समय दे। इससे पशु नई परिस्थिति में जल्दी ढलता है और तनाव भी नहीं आएगा। पशु को परिवहन के कारण भी स्ट्रेस होता है। मौसम के बदलाव पशुओं में स्ट्रेस का मुख्य कारण है। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी तनाव पैदा करती है। बदलते मौसम में भी पशुओं का विशेष ध्यान रखें।
छोटे बाड़े में ज़्यादा पशुओं को रखना भी तनाव का कारण होता है। जगह की कमी से कई बार पशुओं को चोट लगने का भी खतरा होता है। इस बात का विशेष ख्याल रखें, बाड़े में प्रत्येक पशु को पर्याप्त जगह मिले। पशुओं के बाड़े में मक्खी, मच्छर, चीचड़ इनका होना भी पशु को तनावग्रस्त करता है। पशुपालकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाड़े में मक्खी, मच्छर, चीचड़े, जुएं इत्यादि उत्पन्न न हो पाए और समय पर इसकी रोकथाम के उचित प्रयास करने चाहिए। पालकों को पशुओं के पीने के पानी के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। अपर्याप्त पानी से पशुओं में पानी की कमी हो जाती है। ये डिहाइड्रेशन के साथ साथ पशुओं में तनाव का कारण भी बनता है। इसके लिए ज़रूरी है कि पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में समय समय पर दिया जाना चाहिए। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी साफ हो, पीने का जल, उसका तापमान भी विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। कहीं से पशु खरीद कर आप ला रहे हैं तो आप ध्यान रहे कि जिस पशुपालक से आप या जहाँ से आप पशु खरीद रहे हैं तो पहले उसको क्या खिलाया जा रहा था, तो उसी प्रकार का आप कम से कम 5 से 7 दिन तक वही चारा और बांट उस पशु को दे, तो उसमें तनाव का कारण कम होगा। पशुपालकों के लिए बहुत जरूरी होता है कि पशुओं के सामान्य व्यवहार के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। सामान्य व्यवहार में जरा भी परिवर्तन आए तो ध्यान रखें कि उन परिवर्तनों के बारे में नज़दीकी से पहचान करें, पशु चिकित्सक को बताएं ताकि तनाव से उत्पन्न होने वाले खतरों से पशुओं को समय पर बचाया जा सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस सप्ताह के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 11 से 19% और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 30 से 63% होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि साफ मौसम के दौरान ही मूंग की परिपक्व फली की फसल लें। मूंग की परिपक्व फली की कटाई के बाद इसे मिट्टी में मिला दें, जो धान के खेत में खाद का काम करता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। मूंगफली की उन्नत किस्मों में 12-24, कुबेर, M13, JL24 आदि की बुआई अच्छी जल निकासी व्यवस्था वाली हल्की बलुई मिट्टी में करनी चाहिए। बीज की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बीज बोने से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पशुओं को पैर और मुंह की बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए। पशुओं को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराएं और उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए छायादार स्थान पर रखें। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें विटामिन ए का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए।
गर्मियों में उगाए जाने वाले ज्वार में कुछ जहरीले तत्व होते हैं जो जानवरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पशुओं को ज्वार खिलाने से पहले उन्हें ताजा और ठंडा पानी 2 से 3 बार दैनिक दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बरसात के मौसम से पहले बकरियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण करवाएं। गर्मी के तनाव को कम करने के लिए बहुत गर्म दिनों में पीने के पानी में तरल विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं। यदि मौसम बहुत गर्म हो तो पोल्ट्री हाउस के वेंटिलेटर के चारों ओर बोरे या पुआल डालकर पानी से भिगो देना चाहिए। इसी तरह छत को पुआल से ढककर पानी से भिगोना चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव पानापुर, जिला पटना के मुकेश चौधरी ने। आपने बैंगन की फसल में छोटी पत्ती रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बैंगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि एक छोटी पत्ती का रोग आता है और ये जो रोग है बैंगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। संक्रमित पौधे में प्रमुख लक्षण पौधे का बौनापन, छोटा इंटरनोड पत्ती के आकार में कमी तथा फाइलोडी जैसे लक्षण होते हैं। प्रारंभिक संक्रमण की अवस्था में पौधे पर कोई फल फूल नहीं बनता है और उपज में गंभीर नुकसान होता है। देर से संक्रमण की स्थिति में रोगी पौधों में फल विकृत हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इस रोग के कारण बैंगन की उपज में 40% तक की कमी आ जाती है। बैंगन का यह रोग आमतौर पर फसल बोने के 1 महीने के बाद प्रकट होता है और बाद में महामारी बन जाता है। रोग के गंभीर होने की अवस्था में उपज में नुकसान 100% तक हो जाता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमिथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaता@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।